गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं वो ब्रिज और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। और वो ब्रिज कौन सा ब्रिज है सर, जिसने हमको बोर्स मॉडल से ट्रांजिशन दिलाया था कहाँ तक? आप कहेंगे सर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक। तो आइए बहुत ही अच्छे से शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस रिकैप जो हम लोगों ने बात करी थी कि सर जब बोर्स मॉडल फेल हुआ तो बोर्स मॉडल से लोगों को समझ में आ गया कि एटम को एक्सप्लेन करना लगभग असंभव है। एटम एक कॉन्सेप्ट है, एटम जिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ एक सोच है, एक अवधारणा है। तो भैया सब लोग अपना अपना दिया दिमाग, और उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि बोर्स मॉडल के बाद हमें पहुंचना है एक अत्याधुनिक मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जहां हम कुछ नंबर्स की मदद से इलेक्ट्रॉन के पोजीशन वगैरह को बता पाएंगे। तो इसके ब्रिजिंग में मैंने आपको बताया था कि तीन कॉन्सेप्ट्स का योगदान था। एक था अपना हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पहला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी था। दूसरा एक और था जिसको हमने कहा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। आपने कहा ठीक है सर। थर्ड मैंने आपको बोला था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपको मैं खुद कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है, पर जितना काम का है उतना मैं समझा लूंगा आपको। आपको पढ़ना ही नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि और अगर पढ़ना है भी तो सिर्फ इक्वेशन कंपैरिजन पढ़ना है, एनालॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर इस इक्वेशन में 4 टर्म है और एग्जाम में भी 4 टर्म वाला ही एक इक्वेशन आता है, तो उसमें कौन सा टर्म किसके एनालोगस होगा, एक समन्वय बिठाने आना चाहिए आपको। आपने कहा ठीक है सर, बताएंगे, बहुत बढ़िया से बताएंगे। अब यहां से यहां जाने के क्रम में, चूंकि हम तो अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में घुसेंगे और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पास, तो बीच में एक चीज हमको प्रूफ करना है। छोटी सी बात है, द नंबर ऑफ वेवलेंथ वेव्स या वेवलेंथ्स associated with associated with associated with a particular energy level। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, मान लीजिए कि ये हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, तो मैक्सिमम कितने वेव्स हो सकते हैं जो n इक्वल टू 3 पर या तो आ सकते हैं या यहां से जा सकते हैं। मतलब इस थर्ड एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड कितने वेव हो सकते हैं, फर्स्ट से कितने हो सकते हैं, सिक्स्थ से कितने हो सकते हैं, 1 से कितने हो सकते हैं, nth से कितने हो सकते हैं। आपने कहा सर बात तो सही कह रहे हो, हर एक एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड एक वेव होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करते चलें, क्योंकि हम लोग ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कर लिया है कवर। आपने कहा अच्छी बात है सर, हमने वो रावण वाला फॉर्मूला भी बताया जो फैलता चला गया एकदम प्रीवियस लेक्चर में। आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो देख करके पहुंचे होंगे। वास्तव में अभी ये वीडियो पहुंच ही नहीं पा रहा है उन बच्चों तक जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये विज्ञान संजीदगी से पढ़ने की चीज है सर। विज्ञान को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता कि हंसा, मतलब आप इंजॉय भी कर रहे हैं, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो पाता है वो, बट विज्ञान थोड़ा संजीदगी से पढ़ने वाला विषय है। तो अभी एक्चुअल पढ़ने वाले बच्चों तक ये वीडियोस पहुंची ही नहीं। जब पहुंचेंगे तब उनको समझ में आएगा कि उनको फ्री में क्या दिया जा रहा है। खैर, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो हम अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम सीधा श्रोडिंगर में चलेंगे, क्योंकि ये बात तो अभी तक छूट गई है। चलिए, बोर्स मॉडल के फ्लॉप होने के बाद, उस मॉडल के लिमिटेशंस के आने के बाद, जो हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली ने साफ साफ कहा कि भैया इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। आप पोजीशन को सर्टेन करोगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, मोमेंटम को सर्टेन करोगे पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। आपने कहा सर समझ में तो आया था, काफी डिटेल में वो लेक्चर है बाय द वे। खैर, अब चलिए यहाँ का लेक्चर शुरू करते हैं। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स associated with a particular energy level, a particular energy level। बहुत ही ध्यान से पहले बात को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए कि हम किसी एक लेवल को ही लेकर के इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस है,
और ये अपना n इज इक्वल टू 1 आपने ले लिया। आपने कहा हाँ सर बहुत सुंदर है, आप n इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। अब n इज इक्वल टू ये 6 भी हो सकता है 7 भी, बट एक टाइम में एक ही एनर्जी लेवल आप लेंगे, क्योंकि पूछा जा रहा है कि एक एनर्जी लेवल से कौन कितना संख्या में वेव्स या वेवलेंथ एसोसिएटेड होंगी। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इस सेल में है तो आप इस कहीं भी हो सकता है, इस पूरे रीजन में। आपने कहा हाँ सर कहीं भी हो सकता है, पूरे 3 डिमेंशनल स्पेस में वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन होगा तो किस फॉर्म में होगा, एक वेव के रूप में होगा। मैं पूरा अगर बड़ा बनाऊं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं वो भी कर दूंगा। खैर मैं पहले भी छोटा बनाता हूं। देखिए एक वेव को आप विजुअलाइज कीजिए कुछ इस तरह से यहाँ पर मूव करते हुए। आई होप कि आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। मतलब मान लीजिए कि ये अपना एक एनर्जी लेवल है, n इज इक्वल टू n डैश। सपोज करिए ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, nth भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहां पर देखिए 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट की दूरी, ये मान लीजिए लैम्डा है, होती ही है, मानना क्या है। या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ की दूरी, ये भी घाटी है, ये भी घाटी, घाटी वो गड्ढे वाली घाटी की बात कर रहा हूं मैं, और ये भी लैम्डा है। अच्छा सर मैं यहां से इक्वेशंस लिख रहा हूं, अगर मैं 2 पाई आर की बात करूं तो ये लेमडा के मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि ये लेमडा है, फिर एक लेमडा, दो लेमडा, तीन लेमडा, ऐसे एक्चुअल में जो ये पिक्चर बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए। ये आपका एनर्जी लेवल है और ये वेव इसके अंदर में कुछ इस तरह से ऐसे घूम रहा होगा। समझ रहे हैं आप। तो ये चूंकि मुझे यहाँ लेमडा गिन के दिखाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पतला लिया हूं। बट आपको पता है कि ये एक रीजन है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ है। इस पतले वाले रास्ते पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। ये किसने प्रूव किया, हाइजेनबर्ग ने। आपने कहा अच्छी बात है सर, मैंने पिछले दिन भी बताया था आपको। हाइजेनबर्ग काफी काबिल आदमी थे, एंड उनके बारे में ये लिखा गया है, कहा गया है, ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन बींग ऑन अर्थ जो जानते थे कि हाउ टू मेक एटॉमिक बॉम्ब्स, बट उसने बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं बना दूंगा तो हमारा जो भी शासक है यानी हिटलर, वो क्या कर देगा इसको लेकर के, वो पता नहीं। तो फिर अमेरिका में बना, डब्ल्यू जे ओपेनहाइमर ने बनाया आइंस्टाइन की मदद से। आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा अगर मैं कहूं आपको तो ये जो 2 पाई आर है मेरे बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन डैश इंटू लेमडा। एक लेमडा, दो लेमडा, तीन लेमडा, चार लेमडा, एन डैश की कुछ वैल्यू आएगी, वही तो हम जानना चाहते हैं। और ये 2 पाई आर क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस पूरा अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये ऑब्वियसली बोर्स मॉडल का एप्लीकेशन आप कर रहे हो। आपने कहा यस सर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम बोर्स मॉडल। फ्रॉम बोर्स मॉडल मैंने आपको बताया कि तकनीकी रूप से आज भी काफी डेरिवेशंस में या काफी फेनोमेनन में उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज बोर्स मॉडल। वी नॉट ओनली वी, इवन साइंटिस्ट यूज बोर्स मॉडल। कैसे सर, वो ट्रेजेक्ट्री वगैरह में जब आप सैटेलाइट वगैरह को भेजते हो अंतरिक्ष में, उस समय आज भी इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो पता होता तो यहाँ थोड़ी पढ़ा रहे होते। खैर आगे बढ़ते हैं। 2 पाई इक्वल टू एन डैश लेमडा, आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर। बोर्स मॉडल से हम जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। अच्छा सर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 से निकालिए वैल्यू किसकी, आर की, इक्वेशन 2, एंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 3 and putting them into equation 1। बहुत ध्यान से हम यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, यहां से लेमडा ऑलरेडी निकला हुआ, दोनों को उठा करके इसमें डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना सरकमफेरेंस है उसके साथ साथ ही ये वेव ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये n इंटू लेमडा ही होगा। जितना n इंटू लेमडा का वैल्यू होगा उतना ही 2 पाई आर का वैल्यू होगा। आपने कहा ठीक बात है सर। अगर मैं इसमें पुट करूं तो 2 पाई आर, देखिए यहाँ आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी NH अपॉन 2 पाई एम भी। तो मैं आर की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, आर की जगह NH अपॉन 2 पाई एम भी। आपने कहा ठीक है सर, इज इक्वल टू
एन डैश इंटू लेमडा, तो एन डैश तो है ही, और लेमडा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एच बाई एम बी, तो एच बाई एम भी। अच्छा, ये एच अपॉन एम भी से एच अपॉन एम भी कैंसिल कर दें आप, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। और बहुत ध्यान से देखें तो आपको क्या पता चल रहा है, एन इज इक्वल टू एन डैश। ये भाई क्या बात हुई सर, ये तो हर चीज को आपने कैंसिल कर दिया, एन बराबर एन डैश लेके आ गए। अरे यही तो चमत्कार है भाई विज्ञान का, यही तो चमत्कार है। इसका मतलब है कि अगर कोई एनर्जी लेवल है जो आप ऐसे देख पा रहे हो यहाँ, इन सारा एनर्जी लेवल एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, 4 और इन्फिनिटी, हर एनर्जी लेवल से उतनी ही वेव्स या वेवलेंथ एसोसिएटेड होंगी जितना उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। सर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जस्ट इसके बाद वही टॉपिक आ रहा है श्रोडिंजर के बाद, बहुत मजा आने वाला है। आपने कहा अच्छी बात है, तो एन इज इक्वल टू 1 से कितना एक वेव एसोसिएटेड होगा, किसी भी रूप में हो, लेकिन टोटल वेव्स की संख्या जो ग्राउंड स्टेट या एन इज इक्वल टू 1 से एसोसिएटेड होंगी वो एक ही होंगी। एन इज इक्वल टू 2 मतलब एन इज इक्वल टू 2 से सिर्फ 2 वेव्स एसोसिएटेड हो सकती हैं इन टोटलिटी। मैं यहाँ ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि 3 से 1, 4 से 1, ऐसे नहीं, वो लाइमन बार्मर पाशन ब्रैकेट पीफंड वो अलग बात है। आपने कहा ठीक है, यहां अलग बात है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से कितनी वेव्स एसोसिएटेड होंगी, आंसर है उतनी ही वेव्स एसोसिएटेड होंगी जितने उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। आपने कहा बहुत बढ़िया बात है, प्रूव कर दिया भाई, एन इज इक्वल टू एन डैश। चलिए अब हम लोग ऐसे टॉपिक में घुसने वाले हैं कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं फील करा दूंगा। फिर देखिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अद्भुत टॉपिक है वो। एक आदमी था, रेदर वी कैन से ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। वो मतलब साइंटिस्ट नहीं थे बट वो मैथमेटिशियन बहुत तगड़े थे। उनका नाम था श्रोडिंजर। बहुत आराम से देखिएगा, नाम है इनका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। उन्होंने अभी तक के जितने भी काम हुए हैं उस सब कामों को अपने मतलब एनालिसिस में लिया और एक बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आए। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, आप ऑर्बिटल्स का शेप देखते हो, आप ऑर्बिटल्स का शेप देखते हो कि कोई डंबल शेप का है, पी ऑर्बिटल्स जो है वो डंबल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है, 2 डंबल रखे होते हैं इन इंटरसेक्शन प्लेन्स। एस सबसेल आपने देखा है स्फेरिकल होता है, सॉरी एस सबसेल स्फेरिकल होता है, और एफ सबसेल जिसका कि बाउंड्रीज ही क्लियर नहीं है तो हम क्लियरली उसका शेप नहीं बता पाते हैं। आपने कहा सर बढ़िया बात है, ये सब तो जानते हैं हम लोग कम से कम। अच्छा, तो ये जो शेप है वो कहां से आए हैं, ये शेप्स ड्रॉ हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन विच इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जैसे हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन या हर एक ज्योमेट्री का एक मैथमेटिकल इक्वेशन आपने देखा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c इज अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू x स्क्वायर्ड इज अ पैराबोला, xy इक्वल टू कांस्टेंट, x into y इक्वल टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन फॉर हाइपरबोला। अरे कोई ना कोई तो बोला होगा, कौन बोला, तो हाइपरबोला। ये मजाक करते हैं, मतलब कि every mathematical equation will give rise to the formation of a geometry। वही ज्योमेट्री श्रोडिंगर वेव इक्वेशन शो करता है। अच्छा सर, अच्छा सर। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। हम लोग तय कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा ऑर्बिटल के अंदर, ये कोई सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, इट कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन, this is an equation in terms of probability function, fn लिख रहा हूं मैं, साई याद रखिएगा, ऐसे psi साई पढ़ा जाता है इसको, साई। यहाँ एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल होता है तो एक्स वाई जेड मैथमेटिक्स में यूज होता है, यहाँ पर आप साई यूज करते हैं, फाई यूज करते हैं अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। आपने कहा सर अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। तो पहले साई को समझिए, एक बार बताइए कि साई क्या है सर, तो साई का नाम मैंने आपको बताया है, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। अच्छा, तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ऑफ साई, अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में है,
तो अ फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव हैज टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर आप मैथ थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता है कि साइन वेव और कोसाइन वेव यही दो ऐसे वेव हैं जो कंटिन्यूअस हैं और उन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है एक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपने कहा सर ठीक बात है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साई क्या होगा कि साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। जो जेई वाले हैं उनको पता होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहला यही कंडीशन है कि साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। साई एक ऐसी वेव होनी चाहिए जो कि कंटिन्यूअस हो। ये वेव डिस्क्रीट वेव नहीं चलेगा। इस तरह का कोई वेव मान लीजिए है जो हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ इस तरह का वेव, ये नहीं चलेगा, ये डिस्क्रीट वेव्स है। हमें चाहिए कंटिन्यूअस वेव। तो पहला कंडीशन मैंने आपको कहा साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। सेकेंड, हर एक पॉइंट पे साई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। एक पॉइंट पे साई की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने कहा साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, मतलब जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑर्बिटल के अंदर, उसकी एक समय पर एक इंस्टेंट पे सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। और सेकेंड बात कि आपको एक दायरे में रहना है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल की एक बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इसके अंदर में। तो इसका मतलब है कि साई मस्ट बी फाइनाइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, साई को कंटिन्यूअस होना चाहिए और साई को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और साई को हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। अच्छा सर, बढ़िया बात है। लेकिन एक गड़बड़ी हुई सर लोगों से इस चीज को समझने में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। और यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, बट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी, किसी भी प्रोबेबिलिटी को आप कभी भी निगेटिव रूप में नहीं देखेंगे। किसी चीज को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 के बीच में हो सकती है। अगर 100% वो पाया जाएगा तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 1 है, 100% है। अदरवाइज इट कैन बी 0 बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा सर, अगर प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, हेंस अनदर फंक्शन, साई स्क्वायर was introduced, psi square was introduced। अच्छा सर, एक्चुअली में आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे जो लोग मैथ फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हैं। एक फंक्शन क्या होता है सर? एक फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। आप इधर से कुछ डालोगे उधर से निकल जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर आपने x की वैल्यू डाल दी -2 तब भी उधर से निकलेगा 4, और x की वैल्यू आपने यदि डाली 2 तब भी उधर से निकलेगा 4। मैं उस मशीन की बात नहीं कर रहा जिसमें आप आलू डाल के सोना बनाते हैं, मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उधर जा भी नहीं रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि साई निगेटिव हो सकता है क्योंकि वो लीनियर फंक्शन है ना। लीनियर फंक्शन तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन हमें चाहिए हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो साई से काम नहीं चला तो लोगों ने क्या बोला, वैज्ञानिकों ने बोला साई स्क्वायर, और साई स्क्वायर का नया नाम आया, दिस इज नॉट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, क्योंकि वो तो साई ऑलरेडी है। इनका नाम पड़ा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये भी विजुअलाइज कराते हैं, ये हमें बताते हैं किसके बारे में सर? ये हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की असली प्रोबेबिलिटी के बारे में। मान लीजिए कि ये कोई वेव है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ वेव साई है। अगर मैं इसको साई स्क्वायर में तब्दील करना चाहूं तो कुछ मुझे नहीं करना है, मुझे बस एक यहां पर देखो, अच्छा चलो मैं ऐसे बना देता हूँ। सेम वेव मैंने बना दिया, यस। तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है ही, और जो निगेटिव है उसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ निगेटिव था ना तो इसको यहाँ से मिटाइए और ऐसा यहाँ पर पॉजिटिव बना लीजिए। ये निगेटिव था ना, तो कोई भी निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए, अब ये वेव कभी भी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा, साई स्क्वायर्ड इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक्स वाई में होता तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होती, बट हमने नया टर्म यूज किया है साई, इट इज जस्ट सिंबल। तो साई स्क्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, वो हमें बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहीं तक है इसकी कहानी। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है।
आपको कोई पूछे साई क्या है, आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। आपको कोई पूछे साई स्क्वायर क्या है, तो एक नया टर्म डेंसिटी जोड़ दीजिएगा, बस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किस फंक्शन का यूज किया गया, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का किया गया, ना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। और इसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही नया चीज ढूंढा है, बहुत ही नया चीज ढूंढा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन शुरू होने वाला है, बहुत आराम से देखिएगा। और एनसीईआरटी पढ़ के जिस दिन से खुद से समझ में आने लगे कि लिखा क्या हुआ है, आप समझ जाइएगा कि आपकी पढ़ाई एक बहुत ही सही डायरेक्शन में बढ़ रही है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी, वो किताब गागर में सागर की तरह है। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब एनसीईआरटी, दुनिया की सबसे वाहियात किताब एनसीईआरटी। क्यों सर? बिकॉज दैट बुक इज फॉर टीचर्स, जिन्होंने सालों पढ़ाया है। अब वो किताब पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। वो गागर में सागर है, बताया आपको, एक एक लाइन उसका 2-2 पेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अच्छी किताब भी है और बुरी किताब भी है। बच्चों के लिए बुरी इसलिए है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगी उनको, क्योंकि वो पहली बार उसको पढ़ रहे हैं। इसलिए जो बच्चा 9th में 11th कंप्लीट कर लेता है, 10th में 12th कंप्लीट कर लेता है, वो इन 2 सालों में बेसिक्स के साथ खेलता है लाइक एनीथिंग, एंड देन ही विल गेट सक्सीड, ही विल बी सक्सीडेड इन जेई एंड नीट। आपने कहा अच्छी बात, नहीं भी किया तो यार अभी साथ साथ में चलो ना, कहाँ दिक्कत। आपने कहा अच्छी बात है सर, आगे बढ़िए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है सर? डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे फिर से कहा, पहले 1000 बार कह चुका हूं, अरे भाई y बराबर एम एक्स प्लस सी किसको रिप्रेजेंट करता है सर? स्ट्रेट लाइन को। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स के जो ज्योमेट्री होती है उनकी, इस तरह की जो आपने पढ़ा है, पी सबसेल डम्बल शेप का, डी सबसेल डबल डम्बल शेप का। तो ये हवा में थोड़ी बन रहा है कि किसी ने इमेजिन किया है, नहीं भाई। आप सुपर कंप्यूटर के अंदर, इसको ह्यूमन ब्रेन सॉल्व नहीं कर सकता, इसको सुपर कंप्यूटर के अंदर डालोगे और आप न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो क्लोजली पुट करोगे सेल बाय सेल, तो आपको एग्जैक्टली ये फोटो ड्रॉ करके दे देगा कि इस सिस्टम से यही वाला बनने वाला है। आपने कहा ठीक है। गौर से देखिएगा, इसमें कितने टर्म है? इसमें 4 टर्म है। ये पूरे टर्म को एक मानिए, ये तीनों एक टर्म। तो इस चारों टर्म से 4 क्वांटम नंबर हमने सिंबलाइज कर लिया कि भैया ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज तो ह्यूमन ब्रेन कर नहीं सकता, तो आप 4 क्वांटम नंबर बना दिए। और आज हम बहुत ही आसानी से एटम के अंदर के सारे कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दोज क्वांटम नंबर्स। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपने कहा सर बढ़िया बात तो लग तो रहा हल्का हल्का सा। देखो, तो ऑर्बिटल के शेप को इसी इक्वेशन के आधार पर ड्रॉ किया गया, इसको आपको याद रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 डिग्री है, 4 इसमें टर्म होते हैं सर, ई माइनस बी 5वां हो जाएगा। नहीं, इसको 4 ही टर्म आपको मानना है। आपने कहा ठीक। इसको ये तीनों टर्म जो डिफरेंशियल वाले हैं, इनको ऐसे भी लिखा जाता है, डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। आपने कहा ये भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये डेल्टा ऑपरेटर बोलते हैं इसको बच्चा, ये मैथ की चीजें हैं। दिस इज डेल्टा ऑपरेटर। साइंटिस्ट चीजों को एब्रिविएट करके लिखते हैं, थोड़ा छोटा करके समराइज करके लिखते हैं, तो इतना 3 टर्म ना लिखना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इसको डेल स्क्वायर। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको देखेगा तो वो समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखिए, इसमें मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन का इस्तेमाल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का सिर्फ एक ही यूज होता है, मैं इसके बाद बताऊंगा आपको क्या यूज है। चलिए, इसको मैं अब लिख सकता हूं, अच्छा, एच साई इज इक्वल टू ई साई। अच्छा सर, ये क्या रूप है? ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक रूप है। एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच को कहते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो मैथमेटिशियन थे उन्हीं के नाम पे है ऑपरेटर। और इसको कहते हैं एनर्जी ऑपरेटर।
जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो जाते हैं तो हम एक छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, मैं बस ये दिखा रहा हूं। ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है सर, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एंड दिस इज ऑल्सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिटेन इन फ्रंट ऑफ यू, बस एच साई इक्वल टू ई साई। अच्छा सर, अब बताइए हमको कि एच साई इज इक्वल टू भी साई प्लस टी साई, ये क्या हो गया सर? ये भी साई यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, ये भी प्लस टी साई, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। ये क्या हो गया सर बताइए? अगर साधारण भाषा में आप कहें भाई, तो आपने नहीं पढ़ा है क्या, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसके पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। यस सर, होती है। दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये कल्मिनेशन है सर, ये मैक्सिमम है जहां तक आपको जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। अब हमको, हम जा ही नहीं सकते हैं भाई, हमारी मैथमेटिकल लिमिटेशन है, सिलेबस की लिमिटेशन है। बट अगर एनसीईआरटी में इसने लिखा है एस साई इक्वल टू तो पता जरूर होना चाहिए कि मैथमेटिकली ये बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन होगा और ये एनर्जी वाले पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो एस साई इक्वल टू ई साई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इक्वेट करेंगे एनर्जी ऑपरेटर से, यही श्रोडिंगर ने हमको सिखाया है। अब एनर्जी ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के बराबर होती है, इसको आप लिख लेंगे, बात खत्म है सर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का चमत्कार देखिए और इसको याद रखिएगा फॉर नीट एज वेल एज जे। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिख दूं, लिमिट लगा दूं, और यहां पर साई स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कर दूं इज इक्वल टू 1, तो आप क्या इसको लेमन टर्म्स में पढ़ पाएंगे? क्या आप इसको साधारण भाषा में पढ़ पाएंगे? मैं बता रहा हूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग करना किसी चीज को। जब आप ढूंढते हो, मानो घास में आपका बॉल खो गया, तो आप ढूंढने गए, तो आप घास को क्या करते हो, डिफरेंशिएट करके उसमें से फिर बॉल ढूंढ के लाते हो। कोई इसको इमोशनल मत होना सर, डिफरेंशिएशन अलग चीज है भाई। द मीनिंग ऑफ द वर्ल्डली मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन मैं बता रहा हूं। तो अगर साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो ये कह रहा है कि अगर आप न्यूक्लियस से बाहर निकले और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के, सॉरी इंटीग्रेट किया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जब आप जाओगे न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस से एक्स डायरेक्शन में गए, वाई डायरेक्शन में गए और जेड डायरेक्शन में गए, और आपने सम अप कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ढूंढा, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 100% है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन। यही लिखा हुआ है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू 1, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 100% है। और यहीं से, इन्हीं 4 टर्म से जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम का। और अब हम लोग उसमें घुसने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से। आपने कहा ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का छोटा सा झलक हमें देखना था, बस ये समझना था कि साई क्या होता है और साई स्क्वायर क्या होता है। आइए जरा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अगर आप इस मॉडल को बहुत बारीकी से देखें तो ये किसी एक पजल की तरह है। जैसे एक पजल को सॉल्व करने के हर व्यक्ति के अपने तरीके होते हैं, तो एटम को समझाने का भी एक अलग तरीका है, जिसको हम कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, एटम को कुछ नंबर्स से सिंबलाइज करके समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग डीप में गए भी वो लोग भी समझ पाए नहीं। बोर्स मॉडल भी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर हम देख रहे हैं कि एटम को समझते कैसे हैं। देखिए, अगर आपने कहा तो मान लीजिए कि एक बिल्डिंग हो सकता है सर, गौर से सुनिएगा, एक बिल्डिंग, अच्छा होगा, जरूर होगा सर। बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे सर, बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होंगे, होंगे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फ्लोर्स के अंदर फ्लैट्स होंगे और फ्लैट्स के अंदर रूम्स होंगे। तो आपने कहा बिल्कुल होंगे सर, विजुअलाइज करिए, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर उसे फ्लोर मिला, फ्लोर के अंदर फ्लैट मिला, फ्लैट के अंदर रूम मिला। तो जब एक बिल्डिंग में ऐसा हो सकता है 3 डायमेंशनल, वो भी है। तो अगर आप एटम को विजुअलाइज करें तो एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं,
ऑर्बिट को ही हम मेरे बच्चों शेल कहते हैं, जो आपने सुना होगा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और इसके नीचे लिखा देखा होगा KLMNOP, जहां तक जाना है जा सकते हो, क्योंकि सब कुछ एक हाइपोथेसिस ही तो है। तो एटम के अंदर ऑर्बिट या शेल होता है, ऑर्बिट के अंदर सबसेल होते हैं, सबसेल, और सबसेल के अंदर मेरे बच्चों ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसेल्स क्या होते हैं? वही SPDFGH, जो आपने शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, GH वगैरह का नाम नहीं रखा गया अभी तक। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? S में एक ही डब्बा बनाते हो, जो लोग पढ़े हुए उनके लिए, बाकी हम दिखाएंगे कि कैसे डब्बा बनाते हैं। SX होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम PX, PY और PZ कहते हैं। D में DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ये सब नाम है भाई ऑर्बिटल के। अब इनका नाम होता भोलू, गोलू, सोनू, मोनू, तो आपको याद रहता। अब नाम ही है DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका भी कुछ मीनिंग है। इन साइंस एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। जैसे सपोज करिए कि मैं अगर किसी को बता दूं कि मेरा घर समस्तीपुर में है, तो क्या वो मेरे घर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं किसी को अपना घर बता दूं, किस जिला में है, पुलिस स्टेशन बता दूं, अपना गांव का नाम बता दूं और मकान संख्या बता दूं, एग्जैक्टली पहुंच जाएगा मेरे घर पे। तो एटम के अंदर अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस जानना चाहते हो तो आपको 4 क्वांटम नंबर लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। एक उसके जगह के बारे में बताएगा, ऑर्बिट के बारे में बताएगा, एक सबसेल के बारे में बताएगा, एक ऑर्बिटल के बारे में, और एक ये कि ऑर्बिटल में कैसे सोया हुआ है इलेक्ट्रॉन, ऊपर की तरफ सर करके या नीचे की तरफ सर करके, बेड पे इधर सर है कि इधर सर है, ये भी बताने के लिए क्वांटम नंबर है। तो जैसे यहाँ बिल्डिंग के अंदर फ्लोर हो सकता है, फ्लोर के अंदर फ्लैट हो सकता है, फ्लैट के अंदर रूम्स हो सकते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। आपने कहा सर बहुत ही अच्छी बात है, हम समझ गए बात को, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो सिंबोलाइजिंग और एनालॉजिकली टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एनालॉजिकली टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, this model is based upon 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए सर हमको इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट पता बताने के लिए, और कंप्लीट पता का मतलब यहाँ है कॉन्फ़िगरेशन। तो जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है इसका नाम है PQN, प्रमुख क्वांटम नंबर, नाम से पता चला। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर किससे करते हैं? स्मॉल n से। सेकेंड को हम कह रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आप कहेंगे L से करते हैं। थर्ड में हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किसी किसी किताब में M से, किसी किसी किताब में ML से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबसे आखिरी में आता है सर स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे आखिरी में आता भी है और इसको कहा भी जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटम नंबर। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको अपना घर का पूरा एड्रेस बता दिया, कहाँ है, किस जिला में है, पुलिस स्टेशन बता दिया, और आपको मकान संख्या भी दे दिया। अब घर आप मेरे पहुंचे तो हम कैसे लेटे हुए हैं भाई, मेरा पैर उत्तर दिशा में है कि सर उत्तर दिशा से, क्या ही फर्क पड़ता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का स्पिन, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, बस उसके डिनोट करने के लिए ये क्वांटम नंबर है। इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटम नंबर, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय डिफॉल्ट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। आपने कहा ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक और नाम से जाना जाता है, दिस ऑफिशियल नाम है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो ये भी आप याद रखिएगा, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बात है। अगर कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या सिग्निफाई करता है, तो इट सिग्निफाइज द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी लेवल की, जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी सर। आपने कहा ठीक है। किस किस को करता है? साइज एंड एनर्जी, मतलब 2p और 3p में किसका साइज बड़ा होगा? 3p का, क्योंकि उसका क्वांटम नंबर देखो आगे में जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये तो क्वांटम नंबर है भाई, तो 3 2 से बड़ा है, इसलिए साइज और एनर्जी ज्यादा होगी। आपने कहा ठीक बात है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मैं अभी लिखवा दिया था, फिर से बता दे रहा हूं, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक हो सकती है, और इसका नाम है के एल एम एन, कैपिटल में लिखा जाता है। दीज आर रिप्रेजेंटिंग शेल, शेल शेल शेल, शेल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को, ऑर्बिट को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, शेल कहा जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ये दो बातें बताता है। ये बताता है साइज के जगह शेप, शेप एंड एंगुलर मोमेंटम। इसको देख करके ही पढ़े लिखे लोग बता देते हैं एल की वैल्यू को कि शेप क्या होगा और एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, इसलिए इसको सब्सिडियरी मतलब मुख्य आदमी का एक सहायक कहा जाता है। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। आपने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अगर कोई पूछे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसके लिए एल की वैल्यू फलानी है, तो आप कहेंगे रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई। और आपको याद हो कि एच बाई टू पाई को हम एच क्रॉस भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिखा मिलेगा रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन और ब्रैकेट के बाहर एच क्रॉस। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि सर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेन, तो बाकी सारे इससे कम ही होंगे, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो आप कहेंगे 0 टू n-1। जिस सेल के लिए n की वैल्यू जो होगी, मानिए n की वैल्यू 5 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 4 तक ही हो सकता है, वो कभी 5 के ना बराबर होगा ना उससे ज्यादा होगा। ये हमने पजल बनाया ना भाई, हम इसको असाइन कर रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको समझा सके। आपने कहा अच्छी बात। जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आते हैं तो ये हमको बताता है कि इट सिग्निफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आप 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरफ ओरिएंटेड है, ये बताने वाला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपने कभी सुना नहीं होगा अभी तक। एक ऑर्बिटल होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, उम्मीद करते हैं आपको याद आ जाए, जिसका नाम है डीजेड स्क्वायर। यहाँ पर एक टोरस, टोरस TOROUS, देख रहे हो, लोटा जैसा शेप है। इसका जो ओरिएंटेशन है देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है अलोंग द ऑर्बिट, किसी भी दूसरे तरफ इसका कोई झुकाव नहीं है, इसलिए इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आती है। तो ये याद भी रखिएगा साथ साथ में। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी आपको उतने डीप में या क्लियरली नहीं बताई जा सकती भाई। हर चीज को जानने की उम्र होती है, तो अभी आपकी उम्र ही नहीं है, नहीं आपका नॉलेज है इतना कि आप इसको पचा पाएंगे। आप याद रखेंगे अभी कि डीजेड स्क्वायर का ओरिएंटेशन चूंकि किसी भी अन्य डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या सिग्निफाई करता है, तो इट सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिस्टम रुका हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहे होते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या तो क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, लेकिन घूमते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा सर हाँ, अब कंप्लीट सारी बात लग रही है हमको। मतलब एस की वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो प्लस हाफ हो सकती है या तो माइनस हाफ हो सकती है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो उसको आप प्लस हाफ नंबर से दिखा दीजिए, और माइनस हाफ कर रहा है तो आप माइनस हाफ से दिखाइए। अब आप नंबर का खेल समझ रहे हैं, तो ml का जो रेंज होगा, ये रेंज कहां से कहां तक होगा, ये होगा -L टू +L। मतलब अगर किसी भी सबसेल के लिए L की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है 3, तो ml की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 से +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये बताएंगे हम कैसे सजाया जाता है। ये अगर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कोई पूछे, मोमेंटम स्पिन वाली, तो आप कहेंगे रूट अंडर s इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई। इस तरह के छोटे 2-2 रुपए वाले सवाल भी आते रहते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम बता दो, एंगुलर मोमेंटम बता दो, या मोमेंटम स्पिन ओनली बता दो, तो स्पिन s इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई, जिसको हम एच क्रॉस भी लिख सकते हैं। आप इस सारी बात को समझिए, और अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। क्या सुनना है सर? अगर मान लीजिए कि मैं क्लास में किस सबको बता दूं कि जब मैं बोलूंगा 1 तो 1 का मतलब होगा ब्रिलियंट, जब मैं बोलूंगा 2 इसका मतलब होगा टॉल, अगर मैं बोलूंगा 3 तो उसका मतलब होगा हैंडसम।
तो कोई नया लड़का एडमिशन लेता है और मैं अपने क्लास में बोल दूं कि इस लड़के का नंबर है 1 2 3, तो क्या आप समझ नहीं जाएंगे बैठे बैठे कि ये पढ़ने में भी अच्छा है, लंबा भी है, हैंडसम भी है? वही बात है भाई, हमने नंबर्स असाइन कर दिए। अब हमें बताया जाएगा कोई नंबर 3D, अब हम समझ जाएंगे कि 3 है तो D क्या होगा, 3 इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, D के लिए L की क्या वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी, तो हम उससे रिलेटेड उस पूरे लेवल का ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें 4 प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी। अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड फोर्थ जो सबसे मजेदार रूल है, बोर्ड ब्यूरी रूल, जिसको आप N+L रूल के नाम से भी जानते हो। तो हम ऑर्बिटल को एनर्जी के ऑर्डर में सजा सकते हैं, खूब बढ़िया, जो जो मन करेगा करते रहेंगे भाई। अब इलेक्ट्रॉन में हम खूब खेलेंगे, एटम के अंदर खूब खेलेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसा है, सब पता कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी क्लैरिटी पूरी तरह से आ गई होगी, बढ़िया से आ गई होगी सर, उम्मीद तो यही है। आपने कहा सर अच्छी बात है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम बेस्ड अपॉन 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इजमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, चारों की अलग अलग महत्ताएं हैं। सबसे जरूरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेकेंड वाला इजमुथल क्वांटम नंबर है जिसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, थर्ड वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो हमको 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है कि वो इंटरसेक्शन प्लेन में है, मतलब दो एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के एलोंग है, कि सीधा किसी एक एक्सिस के तरफ है। और फिर स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि उसका स्पिन रोटेशन जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे क्वांटम नंबर्स का यूज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट टू। आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने कुछ रूल्स बनाए, और उन रूल्स की मदद से हम एटम को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आवेगी। जैसे सर, पहला काम तो ये है कि ऑर्बिटल को और शेल को और सबशेल को आपस में कनेक्ट करना। गौर से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है सर, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। L की वैल्यू को कैसे डिसाइड करोगे, तो L की वैल्यू हम पहले ही लिख देते हैं आपको। S सबसेल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका ओरिएंटेशन सभी दिशाओं में समान है, एक सिमेट्री है इसमें, दिस इज सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, इसको कहते हैं S सबसेल। पूरा नाम है इसका स्फेरिकल, शेप से ही नाम पड़ा है। इसके लिए जो ऑर्बिटल होंगे या इसके लिए जो L की वैल्यू होगी वो 0 रखी गई है, क्योंकि इसका झुकाव किसी भी तरफ नहीं है। This is symmetrically distributed. That's why the value of azimuthal quantum number जो कि बताता है शेप एंड एंगुलर मोमेंटम, तो वो 0 है। सेकेंड, मतलब इसमें एंगुलर मोमेंटम के लिए भी एल क्या रखा जाएगा, 0। पी को देखिए आप, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इस तरह से, तो इसको हम कहेंगे पी एक्स। यही वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो पी वाई, और जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा तो पी जेड, आपकी मर्जी है। तो देखिए किसी एक तरफ तो इसका ओरिएंटेशन है ना भाई, या तो एक्स डायरेक्शन में, या तो वाई, या तो जेड। तो पूरे पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू हमने रखी है 1। अच्छा सर, डी के लिए क्या, आप खुद अब बता देंगे हमको, खुद बताएंगे भाई। तो डी के लिए क्या होगी वैल्यू एल की, तो आप कहेंगे 3। और सब्सिक्वेंटली एफ सबसेल के लिए क्या होगी, तो आप कहेंगे 4। जी के लिए क्या होगी 5, एच के लिए क्या होगी 6, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं समराइज कर रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं सबसेल, और यहां मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ एल। तो समझना उमझना नहीं है सर, याद करिए सीधा, एस पी डी एफ। एल की वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, सॉरी ये मैंने डी के लिए 2 ना भाई, दो ही डायरेक्शन में है ना, और एफ के लिए 3। चलिए, तो पी के लिए 2, डी के लिए 3, और एफ के लिए 4। आपने कहा सर अब हमको याद रखने में परेशानी नहीं होगी, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। बढ़िया बात, एस पी डी एफ 0 1 2 3। अच्छा सर, इससे काम चलेगा क्या, नहीं। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, आराम आराम से मिटा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक। चलिए, अब हम लोग शेल, सबसेल और ऑर्बिटल में कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो देखते जाना है। मान लीजिए यहां पर
relation between N, L, Ml and total number of orbitals. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये क्वेश्चन की मदद से भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि फॉर n इज इक्वल टू 3, अगर हमको n की वैल्यू 3 दी गई है तो l कहां से कहां तक हो सकता है, अभी अभी बताया था 0 टू n-1, तो l की वैल्यू होगी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। क्या n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है? नो सर, l कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, और ये तीनों तो होना ही है। n की वैल्यू थर्ड, मतलब थर्ड एनर्जी लेवल के लिए l की वैल्यू 0, 1, 2 होगी। आपने कहा बिल्कुल होगी सर। उसके बाद ml डिसाइड करेंगे बाद में, और s तो पता ही है प्लस माइनस हाफ, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटम नंबर, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन को देखिए, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, मतलब थर्ड फ्लोर पे, एटम के थर्ड फ्लोर पे 3s नाम का सबसेल होगा, बिल्कुल होगा। n की वैल्यू 3 ही रखिए क्योंकि 3 ही होगी, और l की वैल्यू 1, तो क्या एग्जिस्ट करेगा? 3p, एंड सिमिलरली ये 2, तो ये क्या एग्जिस्ट करेगा? 3d। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, हाँ या ना? आपने कहा हाँ सर। 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, और 3d भी हो सकता है। अब जरा इधर साइड में देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, इन अ सबसेल कैन बी गिवन एज, ये फॉर्मूला हम लोग शायद जानते होंगे बहुत ही अच्छे से। अच्छा सर, अगर आप गौर से देखें तो 3s के अंदर s के लिए l की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर s के लिए l की वैल्यू है 0, दिस इज योर s, l की वैल्यू 0, तो s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। p में देखिए जरा, l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू है यहाँ 1, तो ml कहां से कहां तक होगा? तो आप कहेंगे सर -1, 2 + 1, याद करिए रेंज क्या था? -l से l, तो एक -1 भी होगा, एक 0 भी होगा, 1 भी। तो 3p में देखिए आप कितने डब्बे आप बना सकते हैं, दीज डब्बाज आर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल। तो ये है -1, ये है 0 एंड ये है +1, -1, 0 एंड +1। आपने कहा कितने ऑर्बिटल बने? 3। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, मतलब डब्बा एक मतलब ऑर्बिटल एक, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन। आपने कहा अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी? तो एल की वैल्यू 2, और याद करिए एमएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 से लेके +2 तक। मजा ही आ गया होगा, मतलब अब सारे इतने डब्बे बनाइए कि -2 से +2 आप लिख सकें। तो आई होप -2, -1, 0, +1 एंड +2, तो आपको दिख गए 5 डब्बे होते हैं। यहीं से एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, नहीं इन अ सब सेल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × l+1। आप देख लीजिए, एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू 0, तो 2 × 0 + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक ही डब्बा मिलेगा आपको, एक ही ऑर्बिटल होगा इसमें। पी के लिए 2 × 1 + 1, तो आप कहेंगे कि सर 3 डब्बे यानी 3 ऑर्बिटल। डी के लिए एल की वैल्यू 2, 2 × 2 + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। एफ के लिए 2 × 3 + 1, सॉरी हाँ, तो कितना हो जाएगा? 7। जी के लिए 2 × 4 + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। अब आप समझ गए हैं सर, अब आप समझ गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा काम किसका क्या पूछा गया था भैया? n = 3 का सबके साथ रिलेशन, तो इसका मतलब थर्ड एनर्जी लेवल पे 3s भी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे बच्चों, 3p भी एग्जिस्ट कर रहा है, और 3d भी कर रहा है। क्या 3f कर रहा है क्या? आंसर है नहीं सर। 3f करने के लिए यहाँ पर -3 से +3 होना चाहिए था, तब करता। आपने कहा ठीक बात, बहुत सुंदर बात। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू थी 3। टोटल ऑर्बिटल्स आपको कितने मिले? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर n = 3, तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 5 3 8 1 9। इसका मतलब यहाँ भी एक फॉर्मूला बन गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो आप कहेंगे इट इज इक्वल टू n²। अब एक ऑर्बिटल में मैंने बोला दुनिया में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। हम लोग इस पे बात करेंगे सर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि भैया क्यों एक ऑर्बिटल में दोनों का अपोजिट स्पिन होना चाहिए, सेम स्पिन के साथ रहेगा तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, क्या आएगी, सब बात करेंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2, तो अगर मानिए पूछे कोई कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो आप बहुत ही प्यार से कहेंगे कि n स्क्वायर तो टोटल संख्या हो गई डब्बों की, और एक डब्बा में 2 रहता है, तो 2 गुने n स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ n का ही करेंगे आप, 2 इंटू n स्क्वायर। यहाँ कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, शेल नहीं, शेल के लिए फॉर्मूला है, सबसेल, तो सबसेल के लिए हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस 1, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1। समझ में आ रहा होगा, आई होप, यस सर। तो ये जो एक चमत्कार है, ये एक बेहतरीन काम किया लोगों ने कि हमने खुद ही खुद से रूल बना लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कब कहां प्रेजेंट हो सकता है। एंड नाउ आई एम समराइजिंग द होल लेक्चर। टुडे वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और वेव्स और वेवलेंथ, कि किसी भी एनर्जी लेवल से कितने वेव्स या वेवलेंथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। हमें डी ब्रॉगली प्रिंसिपल की भी आवश्यकता पड़ी, बोर्स मॉडल की भी आवश्यकता पड़ी, और 2 पाई आर इक्वल टू एन डैश लेमडा की आवश्यकता पड़ी। आपने कहा अच्छी बात है। उसके बाद हमने देखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि प्रोबेबिलिटी के टर्म में प्रकट करता है। तो हाइजेनबर्ग ने यही तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक सकरे रास्ते पर नहीं घूमता है, वो सकरे रास्ते से घिरे हुए पूरे क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। ऑर्बिटल इज अ रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ऑर्बिटल इज अ रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आपने कहा सर अच्छी बात है, ये भी हमको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस को हम सिर्फ बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के टर्म में। तो देयर मस्ट बी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एंड वी हैव फाइंड अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन कॉल्ड साई। हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाला जिसको हमने कहा साई। फिर हमने देखा कि साई तो निगेटिव भी हो सकता है बिकॉज इट इज अ लीनियर फंक्शन, तो हमने उसको कन्वर्ट किया साई स्क्वायर में, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, हम बता रहे हैं। साई मस्ट बी फाइनाइट, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, एंड साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की वैल्यू 1। इसका मतलब कि आप तीनों डायरेक्शन में अगर इंटीग्रेट करेंगे एटम को, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलना तय है, 100% चांस है कि आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। देन वी मूव टू क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स में हमने देखा कि 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, सब कुछ ना कुछ दर्शाता है, बस उसको याद रखिए आप। और जब क्वांटम नंबर देखिए आप समझ जाइए किसकी बात आप कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया अभी एक एग्जांपल, 1 2 3 बोलूंगा तो आप समझ जाओगे, लड़का लंबा होगा, पढ़ने में तेज होगा, हैंडसम होगा। 2 3 5 6 7 ऐसा कुछ बोल दूं, उसका मतलब कुछ असाइन कर दूं, इसका मतलब है पढ़ने वाला नहीं है, लंबा है लेकिन खेलने में अच्छा नहीं, ऐसा कुछ। तो आप समझ सकते हो सर सारी चीजें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज शेयर द वीडियोज विथ योर फेलो क्लासमेट्स, those who are struggling in chemistry, and there is a whole playlist of chemical bonding, redox reactions, a few lectures on equilibrium, chemical equilibrium। तो शेयर करिए, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, जब आपको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है। मैंने बोला भी आपको कि जब 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड आप देखेंगे, ताकि और मजा आ सके इस क्लास में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, नाम बनाना है सर। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।